पढ़ रहे हैं आप लोग केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में अब पढ़ेंगे आप फॉर्मल चार्ज। पिछले क्लास में पढ़े थे हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। आज पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज। देखिए क्या होता है फॉर्मल चार्ज। लिखिए, लिखिए, फिर आते हैं समझाते हैं।
हम्म। लिख दिए। देखिए ये फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल और फॉर्मल के साथ लगा हुआ है चार्ज। तो ये ऐसा चार्ज है, चार्ज एक्चुअली में तो चार्ज ही होता है, प्लस होता है या माइनस होता है, लेकिन इसमें फॉर्मल वर्ड क्यों लगा हुआ है? तो फॉर्मल वर्ड लगा रहता है ना, वैसे शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है ना, कभी कहते हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए गए थे, तो वही वाला फॉर्मल है। यानी कि आपके जाने और न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे ही आप चले गए थे तो कहते फॉर्मेलिटी के लिए चले गए थे। चार्ज भी ऐसा ही है। देखिए क्या लिखा है, चार्ज ऑन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर एटम पे चार्ज होगा, एटम के अंदर मॉलिक्यूल पे, बोलो ना आगे, मॉलिक्यूल के अंदर एटम पे चार्ज होगा। दैट बट मॉलिक्यूल, बट दे मे और मे नॉट अपीयर ऑन द मॉलिक्यूल, हो गया फॉर्मल। लेकिन वो चार्ज मॉलिक्यूल पे अपीयर भी हो सकता है और अपीयर नहीं भी हो सकता है। ऐसे चार्ज को हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक वो मॉलिक्यूल है ओजोन, ओजोन समझते हो ना सब, ओजोन। अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ओ ऐसे और एगो ऐसे। अब लोग हम लोग देखेंगे एगो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, एगो ऑक्सीजन पे, लेकिन प्लस और माइनस ये दोनों चार्ज ओजोन मॉलिक्यूल पे अपीयर हुआ है क्या? तो हो गया ना वो फॉर्मल, उसके रहने नहीं रहने से कोई फर्क, फॉर्मल बात मिला दिए ना। फॉर्मेलिटी के लिए कहीं जाते हैं, आपके जाने से कुछ होता नहीं है। वैसे ही चार्ज है, ये चार्ज रहता है, लेकिन इसके रहने से इस मॉलिक्यूल को कोई अंतर नहीं पड़ता है। और कभी कभी कुछ कर देते हैं तो थोड़ा अंतरों पड़ जाता है। तो दोनों बात लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिएगा, दैट में और मे नॉट अपीयर ऑन द मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल पे अपीयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे चार्ज को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। अब बात होगी सर हम लोग को पता कैसे चलेगा किस एटम पे कितना चार्ज, होगी ना बात कि ओजोन मॉलिक्यूल में आखिर हम लोग कैसे जानेंगे कि उस पे प्लस और उस पे माइनस चार्ज है? तो फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला है जिससे कि निकाला जा सकता है।
देखिए क्या चार्ज का फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। किसी भी एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल रहा है ये, उसमें से माइनस करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले लेता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या घटा दीजिएगा, लोन पेयर का जितना इलेक्ट्रॉन है उसको घटा दीजिएगा, माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज, या फिर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब एक एटम में बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी उसको घटा दीजिएगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस हाफ इंटू, बस इतना घटा के जो निकलेगा प्लस में या माइनस में उसी को उस एटम पे चार्ज कहिएगा, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज। अब देखिए इसको निकाल के बताते हैं, जो भी आए हैं पेज छोड़ दीजिएगा अगला और समझिएगा बात को, फिर बीच में लिख लीजिएगा। ओजोन, ओजोन पे फॉर्मल चार्ज निकालना है तो सबसे पहले ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, 2 2 4 2 6, ठीक है। एक ऑक्सीजन और देते हैं, 2 2 4 2 6, एक ऑक्सीजन और देते हैं, 2 2 4 2 6। अब बोलो ये डबल बॉन्ड तो बन ही जाएगा क्या, ऑक्टेट पूरा हो गया इस ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इसका क्या है 2 2 4 2 6, चूंकि उसका 8 हो चुका है, ये लोन पेयर कहलाता है क्या, ये लोन पेयर कहलाता है क्या, तो इसी लोन पेयर का कोऑर्डिनेशन कर देगा इधर तीसरे एटम, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ठीक है। 3 एटम ऑक्सीजन का है, तीनों एटम को हम लोग नाम लेके बोलेंगे, एटम ए, एटम बी, एटम सी, एटम ए, एटम बी, एटम सी, ए एटम, बी एटम और ये सी एटम, ठीक है। हम लोग निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन ए एटम। ऑक्सीजन ए एटम पे फॉर्मल चार्ज कितना है, तो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस हाफ इंटू शेयर्ड पेयर। सब समझना, समझ सबको आ जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना है 6, लोन पेयर जरा देखिए तो इस पे कितना है 4, तो 6 माइनस, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है ना, लोन पेयर का संख्या नहीं बताना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है जरा बताओ, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक से 2 2 4, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर नहीं है, ये भी तो बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर में ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन सब गिना जाएगा, गुना 4, देखिए तो कितना आया, बराबर, नहीं ना है चार्ज, नहीं ना है, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन बी एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, लोन पेयर बताइए, यही ना लोन पेयर है, ये पहले लोन पेयर था अब तो बॉन्ड हो गया ना, तो इस ऑक्सीजन में लोन पेयर तो यही 2 है ना, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर की संख्या बताइए,
देखिए बॉन्ड पेयर ऐसे गिनिएगा, 2 2 4, इस ऑक्सीजन का भी तो है। कैसे बताते थे कि शेयरिंग की, हम 2 लाख दिए तुम 2 लाख दिए, तो दुकान में 4 लाख हुआ ना, तो 4 लाख अब दोनों का ना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों आपस में बॉन्ड बनाया है, तो ये चारों इसका भी है, और वो चारों, दैट इज हाफ इंटू, ये 4 हो गया, और ये 2 ठो भी तो इसको दिया, तो 6 हो गया। तो 2 3 से कट जाएगा, कितना आया, दैट इज इक्वल टू प्लस, और इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, दिखाई नहीं पड़ता था, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन सी एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए, लोन पेयर कितना है बताइए, सी पर लोन पेयर 6 ही दिख रहा है, इसमें दिख रहा है वो बताना है। ऐसे ही बात में कहा जाता है, जब सही है अब तो बताएंगे, चाहे कोई मुड़ी काट ले, 6 तो दिखाई दे रहा है, तो नहीं काहे कहेंगे। माइनस हाफ इंटू शेयर्ड पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको पेयर किया है ना, शेयरिंग ना किया है, तो 2 से 2 कट गया, 1, कितना आया, कितना आया, माइनस, ऐसे है ना कि -1 कैसे आ गया, 6 में से 6 0, और 0 में से -1, तो -1 आया, तो +1, और इस पे चार्ज कितना आ गया, अब +1 -1 न्यूट्रल हो गया, तो O3 पे चार्ज जाएगा, दैट इज बाई दिस +1, दिस -1 इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज। Out of 3 oxygen atom in ozone, 2 atom has +1 charge and -1 charge as formal charge. So as a whole the molecule is neutral. क्या, चलिए उतारिए एक बार और देखते हैं, कुछ विशिष्ट गण लोग बाद में आते हैं, है ना, कभी कभी हम भी आते हैं, लेकिन आप आते हैं ये तो खराब है।
लिख दिए। लिख दिए, एक बार और बता देंगे। एकदम आराम से ही समझना है। देखिए क्या लिखें, फॉर्मल चार्ज, चार्ज ऑन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग एटम पे चार्ज, बट दे मे और मे नॉट अपीयर ऑन द मॉलिक्यूल। लेकिन वो चार्ज मॉलिक्यूल पे अपीयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता है या हो सकता है, इसी बात को कह रहे हैं फॉर्मल। बाकी तो चार्ज है ही है। ऐसे चार्ज को क्या कहते हैं, जो चार्ज एटम पे होगा लेकिन मॉलिक्यूल पे अपीयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको निकालने का तरीका है, फॉर्मल चार्ज बराबर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम का, माइनस करना है लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर। खाली लोन पेयर का नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्याएं, माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन वो शेयर किया उसको भी घटा देना है। अब इसी बात को इस मॉलिक्यूल के लिए देख रहे थे ओजोन पर। ओजोन में 3 एटम ऑक्सीजन का है, तीनों एटम पे अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज एटम ए पर, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलते जाना, हम यहां दिखा रहे हैं, माइनस इस पे लोन पेयर। लोन पेयर वैसे इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है। 4, ये 6 लिखे, ये 4 लिखे, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड पेयर, तो आधा इंटू शेयर्ड, तो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन 2 2, हाफ गुना 4, 2 से 2 कट गया, 6 माइनस 4 माइनस 2, 0। क्या, फिर इस ऑक्सीजन एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है और शेयर्ड पेयर दिखाई दे रहा है, 2 2 4 और ये 2 6। क्लियर है? तो हो गया +1। इस ऑक्सीजन एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है 6, लोन पेयर भी 2 2 4 2 6 और शेयर्ड पेयर आधा गुना 2। ठीक है, तो -1। तो आउट ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, ओजोन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन गेट प्लस हाफ, एंड सो एज होल द ओजोन मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। अब आप निकाल दोगे एक मॉलिक्यूल का CO3 2- स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6 1 7 इलेक्ट्रॉन। माइनस चार्ज कैसे देते हैं समझ में आ रहा है?
फिर चुप हो गया। नहीं आ रहा है तो हम है ना यहाँ पे यार। देखो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखना 6 दिखाई पड़ा, 2 2 4 और एक 5 और ये एक 6 और उससे एक शेयर कर लिया तो हो गया 7 और 2 माइनस है इसमें, तो एगो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए इसमें और एक चार्ज दे दिए माइनस, देखो ऑक्टेट हो गया। उसी तरह से उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा के एगो माइनस चार्ज दे दिया। अब एटम आपके पास है मान लो 1 2 3 4, चारों एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। एक बार कोशिश करो फिर हम निकाल के बताएंगे। कैलकुलेट करो यार। निकलेगा कि हम ही। कितना कितना आ गया? ठीक आया। हम्म, ये -2 दिखाई दे रहा है। बना? देखो मेरे साथ तब, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 एटम। तुम ही लोग बताना लेकिन जोर जोर से बताओ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना ऑक्सीजन पर? 6 है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ऑक्सीजन का, माइनस लोन पेयर कितना दिखाई दे रहा है? अरे ऐसे गिनो ना रे, 1 2 3 4 5 6, समस्या क्या है? माइनस आधा गुना शेयर्ड पेयर कितना? 1 और 1 2, तो 6 में से 6 गया 0, -1 उस पर पहले से भी है। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, कार्बन का नंबर 2 दिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? लोन पेयर, इस कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है,
तो लोन पेयर हाफ इंटू बॉन्ड पेयर, तो इधर भी सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, इधर भी बॉन्ड पेयर, उधर भी बॉन्ड पेयर, तो दो दो चार, दो छः, दो आठ, तो चार से कट गया, चार में से चार गया। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3 एटम। बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, ये दो दो चार, तो 6 माइनस 4 माइनस 2, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 4 नंबर एटम, 6 माइनस लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो दिक्कत कहाँ है ना? ये -1 पहले से ही था और ये -1 पहले से ही था। ये चार्ज 0 0 आया, सब मिला के -2, यही चार्ज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे और मे नॉट अपीयर ऑन द मॉलिक्यूल, इसमें अपीयर हुआ, उसमें अपीयर नहीं हुआ था। बोलो दिक्कत, बोलो इसमें दिक्कत ही होगा कि वो लोन पेयर का संख्या सर उतना कैसे हो गया। देखो ये सब सवाल है जो हम ही बता रहे हैं पूछने के लिए, और क्या पूछोगे कि सर बॉन्ड पेयर उसमें उतना कैसे हो गया, पूछो बताते हैं। किसी को दिक्कत है तो यही ना पूछोगे कि उसमें लोन पेयर उतना कैसे हो गया, शेयर्ड पेयर उतना कैसे हुआ, तो पूछोगे तो बताएंगे। इसमें ये 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन, 5 6, जो इलेक्ट्रॉन दिखे और बॉन्डिंग में भाग नहीं ले वो लोन पेयर। हो गया? पढ़े? चलो एक मॉलिक्यूल और बता दो। H2SO4 में यही इतना है, एक बॉन्ड इधर बना दिए, एक बॉन्ड इधर बना दिए, सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो हो गया है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पड़ जाएगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पड़ जाएगा। और इधर में एक वो हाइड्रोजन लगेगा और एक वो हाइड्रोजन इधर लगेगा। एटम 1 2 3 4 5 6 7 वो एटम है इसमें, सातों पे फॉर्मल चार्ज बताना है। लगो यार, लगो लगो लगो, कुछ नहीं करना है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन गिनना है खाली, एक मॉलिक्यूल में कितना होता है, और कहीं कुछ नहीं है।
चल रहा है, निकालो। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक, लोन पेयर 0, शेयर्ड पेयर हाफ इंटू एक। किसी पर कोई चार्ज नहीं कि है चार्ज, -1 -1 2 0, इसमें 2 आया है, -1, तो गड़बड़ है कहीं, चेक करो। टोटल सब चार्ज मिला के कुछ आया है, सल्फर पे 2 आया, -1 ठीक है तुम्हारा, ठीक है। सल्फर पे 2 आया, 2 को माइनस भी आया, ठीक है। हाँ, उसका एगो गड़बड़ हो रहा है, एगो ऑक्सीजन पे -1 आएगा, देखो कहाँ पे, एगो सल्फर पे +2 और 2 ऑक्सीजन पे -1 आ रहा होगा, 0 0 0 2 -1 -1, ठीक है। 2 गो पे -2 आता है, एगो पे +2 आए, हाँ ठीक, रखना वैसे ही, हाँ ठीक है। और लोग फॉर्मल चार्ज, फॉर्मूला साफ साफ है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर -1/2 इंटू शेयर्ड पेयर, बस इतना सा है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे 1, लोन पेयर कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, हाफ इंटू शेयर्ड पेयर, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दैट इज इक्वल टू 0। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 1 2 3 4 सामने दिख रहा है, हाफ इंटू शेयर्ड पेयर,
तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 4। तो 2 4 2 6 0। फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम, 3 एटम। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर हाफ इंटू शेयर्ड पेयर। सारा तो शेयर्ड ही लग रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन उससे शेयर कर लिया, 4, 2 इलेक्ट्रॉन इससे कर लिया, 6, 2 इलेक्ट्रॉन उधर कर लिया, तो 8। तो 2 से 4, 6 माइनस 4 मतलब +2, यानी उस सल्फर पे +2 चार्ज है, जो दिखाई तो वैसे नहीं पड़ रहा है लेकिन चार्ज है। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 4 एटम, 6। लोन पेयर बोलो माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर 2, तो 2 से 2 कट गया, -1। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 5 एटम, 6 -4 माइनस, कहाँ देखिएगा शेयर्ड, 2 इधर भी 2 इधर, 2 दूनी 4 बराबर 0। फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन 6 एटम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हाफ इंटू शेयर्ड पेयर, दैट इज इक्वल टू फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 7 नंबर एटम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर माइनस शेयर्ड पेयर, दैट इज इक्वल टू ये वाला -1, ये वाला -1 और ये वाला, तो जितना -1 हुआ उतने +2 हुए, सब मिला के 0। क्या किस किस पे चार्ज दिखाई पड़ा? सल्फर पे +2 दिखाई पड़ा, चौथा एटम पे -1 पड़ा, 7वां एटम पे -1 सीधे में पड़ गया, +2 और -2, +2 -2 न्यूट्रलाइज हो गया, है कि नहीं? जो चार्ज एटम पे अपीयर होता है लेकिन पूरे मॉलिक्यूल में अपीयर नहीं भी हो सकता है, ऐसे ही चार्ज को कहते हैं फॉर्मल चार्ज, है ना। जब मॉलिक्यूल के अंदर एटम पे इस तरह का चार्ज दिखे तो उसको क्या कहिएगा? फॉर्मल चार्ज। इसके रहने से कोई फर्क पड़ रहा है? इसमें तो नहीं पड़ रहा है। पिछला वाला CO3 2- था तो उसमें पड़ रहा था, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई बीमार है और आपको जाना है तो आप जाते हैं, तो बीमार आदमी को क्या फर्क पड़ता है इससे? कभी कभी तो बिल्कुल नहीं पड़ता है, और थोड़ा बहुत आप मन लगा दिए, थोड़ा बहुत अच्छा हुआ 2-4% आपके जाने से तो फर्क पड़ा, तो फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं लोग, दैट इज चार्ज भी यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए मॉलिक्यूल पे है। क्लियर है? अब देखो, इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन एक बात तो है कि यदि पूछेंगे कि बताओ H2SO4 में 4 वो एटम ऑक्सीजन का है, तो क्या चारों एटम बराबर है? नहीं ना है। इस एटम पे चार्ज है, इस एटम पे तो नहीं, इसी के जैसा तो ये नहीं, ठीक है। ये वैसे ही है कि एक घर में 5 भाई हैं, क्या पांचों बराबर हैं? सब तो एक के पापा मम्मी हैं सबके, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो अंतर रहता ही है। वैसे ही है कि इस ऑक्सीजन पे चार्ज है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, वो ऑक्सीजन पे चार्ज है, वो ऑक्सीजन, थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्लियर है? फॉर्मल चार्ज यही ना सिखा दिया कि एक
एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बहुत सारे एटम्स होते हैं, दे ऑल आर नॉट इक्वल, दे मे इक्विवेलेंट। अब सारा ऑक्सीजन एटम H2SO4 में एक जैसा नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है, करीब करीब बराबर है ना। एक वो हाइड्रोजन के साथ है तो एक तो -1 चार्ज लिए हुए। इस तरह की बात फॉर्मल चार्ज सिखाता है। तो फाइनली इसको कंक्लूड करो, HNO3, चलो लास्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 2 2 4, है ना। लगना चाहिए कि बिल्कुल आ ही गया है एकदम से, इस बार कोई नहीं रुकेगा, नहीं ना रुकेगा। फॉर्मल चार्ज कुछ था, ऐसे बोलना है, वो तो ऐसे ही था। HNO3 एटम का संख्या गिन देते हैं, 1 2 3 4 5, फटाफट। कुछ होता कहाँ है, फॉर्मल चार्ज बराबर तो सीधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस आधा गुना शेयर्ड पे, बस इतना सब बात है। और सब इलेक्ट्रॉन तो वहां दिखाई देता है, पीक एंड ड्रॉप, उसी से चुन के नीचे फॉर्मूला में ड्रॉप करके घटा बटा देना, केवल घटा ही तो देना है। अरे वाह, 0 0 +2, 0 -1, फिर कुछ गड़बड़। यदि ऊपर में चार्ज नहीं दिखेगा ना, तो जितना निकालोगे सब जोड़ जाड़ के 0 ही आना चाहिए। +1 -1, ठीक है। इसका +1 -1 तो ठीक होगा, राइट। +1 -1 ठीक। अरे तुम लोग भी दिखाओ यार, कैसे एकदम मरियल जैसा किए हुए सब कुछ दिखाओ। 0 0 -1 -1, ठीक है। +2 भी आ गया, गड़बड़। +2 आया, -1 माइनस, कुछ गड़बड़ है। अब ठीक है। +1 -1, ठीक है। ठीक है, ठीक है। +1 -1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और लोग +1/2 और -1/2 आ रहा है। एगो नाइट्रोजन पे +1/2 आता है,
एक ऑक्सीजन पे माइनस हाफ नहीं +1 आता है, एगो पे -1 आता है। नाइट्रोजन वाला देखो +2 आ गया है। प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है। ये वही +2 कैसे आ गया? +2 नहीं आएगा। ई प्लस हाफ ई माइनस हाफ सही है। आई -4 -2 0 ही आएगा तुमको, मैथमेटिकल एरर है क्या यार? आ रहा है। बाकी सब कहा गया है? फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन 1 एटम है ना? क्या लिखें? 1 - 0 -हाफ इंटू 2, बोलो, बराबर फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 एटम। ये फाइनल मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर दिखाई पड़ रहा है, हाफ इंटू ये भी बॉन्ड पेयर वो भी बॉन्ड पेयर, तो 6 - 6 बराबर 0। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3 नाइट्रोजन 3 एटम, 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है, हाफ इंटू बॉन्ड पेयर, 2 2 4 2 6 2 8, 4 से कट जाएगा, +1। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 4 एटम, 6 - 4 हाफ इंटू लोन पेयर, 6 - 4 - 2 बराबर 0। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 5 एटम, 6 - 6 बराबर -1, ये -1 और ये +1। ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन पे +1 चार्ज है और इस पे -1 चार्ज है, प्लस माइनस न्यूट्रल। क्या? अब देखो इसमें 3 ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा होगा, तीनों एटम है तो ऑक्सीजन का ही, लेकिन तीनों के बॉन्डिंग स्टेट तो अलग अलग। एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ के खुश है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के खुश है, एक ऑक्सीजन लेन देन करके खुश है कि मेरे पास नहीं है, उसका बैग मेरे घर में रखा है ना? तीनों एटम इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है ना? इसीलिए कहा भी जाता है ना कि सब बराबरे होता है ना? सब थोड़ा बहुत अंतर में भी रहता है, लेकिन सब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। चलिए जल्दी से, और किसी को कोई सवाल? सवाल इतना ही होगा कि उसमें लोन पेयर उतना कैसे हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया और बॉन्ड पेयर कैसे हो गया। सवाल भी यही है, पूछने के लिए तुमको बता दिया, तुम यही पूछ सकता नहीं। कोई दिक्कत है किसी को? तो बढ़े आगे, अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है रेजोनेंस। है ना? रेजोनेंस, देखो क्या टॉपिक है ये। 2 मिनट सुनना समझना तब लिखना। O3 लिख रहे हैं, 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, डबल बॉन्ड बना दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए, ठीक है। एंड ओजोन
2 2 4 2 6 ऑक्सीजन, 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन, 2 2 4 2 6 डबल बॉन्ड बना दिए और इसको कोऑर्डिनेट कर दिया। देखो तो दोनों में कोई अंतर है क्या? एक ही मॉलिक्यूल ओजोन का दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। किसी का मन ऐसे बनावे, किसी का मन क्या, एटम ए, एटम बी, एटम सी, एटम ए, एटम बी, एटम सी। ठीक है, अभी फॉर्मल चार्ज निकाले थे, इस पे 0 आया, इस पे +1 आया, इस पे -1 आया, इस पे 0 आया था, इस पे +1 आया था, इस पे -1। यहां पर निकालेंगे तो ये -1 आएगा, ये +1 आएगा, ये देखो तो अंतर हो गया कि नहीं हुआ? नाम से अंतर हुआ, एटम से कोई बात नहीं। एटम ए पर 0 चार्ज है, लेकिन उस स्ट्रक्चर में एटम ए पर है ना। हम कहें कि बच्चा लोग ओजोन का स्ट्रक्चर बना के दीजिए, तो ओजोन का स्ट्रक्चर कोई बच्चा ऐसे बना भी रहा है और कोई बच्चा वैसे भी बना रहा है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो दोनों का ही सही है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो दोनों का ही सही है। लेकिन अब यदि एटम की संख्या ए बी सी कर दिए और पूछेंगे तुम्हारे ए एटम पे क्या चार्ज है जी, तो बोलेगा 0। बोले तुम्हारे एटम पे क्या चार्ज है, बोलेगा -1। हो गया अंतर कि नहीं हो गया? एटम बी पे क्या चार्ज है जी, +1, वहां भी +1। सी पर 0, यहां सी पर, तो ये अंतर हो जाता है। ऐसा फिनोमेनन जिसमें सुनेगा एक मॉलिक्यूल का ही एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाए, सेम मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? कैनोनिकल, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। कैसे स्ट्रक्चर को? यदि एक ही मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाए, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो पॉसिबल हुआ उसको कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही स्ट्रक्चर में इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब नहीं किया है। नहीं किया मतलब उस पे 0 है कि इस पे +1 है, ये नहीं किया, तो इसका एक तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर बनता है। और तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर में देखना क्या करेंगे, ऑक्सीजन 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 3 गो लिखेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, और एक जगह डबल बॉन्ड था, एक जगह पे सिंगल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड का आधा आधा बॉन्ड काट के दोनों पे रख दे। और ऐसे स्ट्रक्चर को एक तीसरा नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिजोनेंस हाइब्रिड। अब बात सुनेगा तब ना समझेगा, क्या कहते हैं इसको? रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड का मतलब जो दो कैरेक्टर रखता हो, जो जैसे इंडिया बिया कर लेता है इंग्लैंड वाले से, तब बचवा जो पैदा लेता है उसको कहते हैं एंग्लो इंडियन, नहीं तो हाइब्रिड हो गया। हाँ हाइब्रिड हो गया, एंग्लो इंडियन। दो कैरेक्टर रखेगा अब, इंग्लैंड वाला भी और इंडिया वाला भी। हाइब्रिड इसको ही बोला जाता है क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है ना, दोनों कैरेक्टर इसमें दिखाई देता है। बोलो सर कौन सा कैरेक्टर? तो सुनना मेरे साथ। अब इसका डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में दोनों बॉन्ड लेंथ सेम दिखाई दे, तो दोनों कैरेक्टर हुआ ना एक मॉलिक्यूल में।
तो ऐसे स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस पूरे फेनोमेनन को रेजोनेंस कहते हैं, इस पूरे फेनोमेनन को रेजोनेंस कहते हैं। कहां से बात उठी, फिर से एक बार सुनो, रेजोनेंस कहते किसको है? यदि एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाए, एक से ज्यादा लुईस डॉट पॉसिबल कहने का मतलब है कि हमारा सर दिए तो हम ऐसे लिख दिए वो भी हो गया था, और वो ऐसे लिखा तो वो भी हो गया था, दोनों सही है था। तीसरका को दिए तो तीसरा तरीके से लिख दिया, वो सही था। तो एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गया, तो ऐसे सारे स्ट्रक्चर को कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये सारे स्ट्रक्चर के बाद उस मॉलिक्यूल का एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाता है, जिसमें वो दोनों का या वो तीनों स्ट्रक्चर का मिक्स्ड प्रॉपर्टीज दिखाई देता है। उस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो फेनोमेनन हुआ, ये जो घटना हुआ, इस घटना कर्म को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। क्लियर है? साइंटिस्ट लोग देख के बताए क्या? बताए कि रियली में ना ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, रियली में, ये तो फोटो पे बना दिए हम लोग, लुईस डॉट का ऑक्टेट पूरा कर दी। रियली में ना ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ना रियली में ऐसा होता है। रियली में ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा, इसीलिए ये पढ़ना पड़ गया, है ना, रेजोनेंस का फिनोमेनन, कि रियली में ओजोन इस तरह से एग्जिस्ट करता है। यानी कि उधर डबल बॉन्ड था, इधर सिंगल बॉन्ड था। बोला नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, सब ऑक्सीजन जो है एक जैसा ही रहे। ठीक है, देखा नहीं, +1 चार्ज था, -1 चार्ज, और इसमें कहीं पर कोई चार्ज आपको नहीं मिलने वाला, है ना। तो एक जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको कहते हैं क्या? रेजोनेंस। सारे स्ट्रक्चर का मिला हुआ रूप। फोटो बनाइए फिर लिखते हैं। लेकिन जैसे ही रेजोनेंस की बातें आए, नहीं, कभी कभी सिनेमा देखते हैं, आपको लग रहा हो ऐसे होगा, थोड़ा वैसू हो गया, थोड़ा वो बगल वाला कह रहा है वैसे हो गया, लेकिन अंत में डायरेक्टर साहब जो सोचते हैं उसके हिसाब से हो जाता। बाहर में निकल के कहते हैं तरीके, हम तो सोचे थे ना ऐसे होता, वो वैसे होता, तो ऐसे भी नहीं हुआ, वैसे भी नहीं हुआ, ये एक तीसरे तरीके से हुआ। दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब थोड़ा जवान वाला केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, मैच्योर्डनेस वाला, वो ऑक्टेट पूरा करने वाला बॉन्डिंग खत्म हो गया, है ना, जो कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट करते रहते। अब थ्योरी जाएगा, अब बातें होगी कि एक्चुअली में कैसा होता है। ये वहां तक बातें था, देखते हो हम बोर्ड का पेज बदल दिए,
आते आते कि अब जो है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 हो गया, पार्ट 1 खत्म हो गया, है ना, सीजन 2 जैसे चलता है। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 है। और आज से 10 साल पहले सिलेबस में ऐसे ही था, एग्रहमा में था और बरहमा में था। तो अभी से पहले पढ़े उतना एग्रहमा में था, और अब के बाद जितना पढ़िएगा बॉन्डिंग बरहमा में था 10 साल पहले। लेकिन सबको अब एक साथ कर कि बचपन अब इतना मैच्योर्ड हो गया है। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर समझ में आया? और बढ़िया से एक बात समझाते हैं, समझना। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कोई बॉन्ड होता है मतलब इस एटम से उस एटम की दूरी, यही ना क्या, इस ऑक्सीजन एटम से उस ऑक्सीजन एटम की दूरी ये ना बताता है कि बॉन्ड बना हुआ है। तो ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ होता है 121 पिकोमीटर। समझने के लिए, रटने के लिए नहीं। इस सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ होता है 148 पिकोमीटर। तो ये ओजोन मॉलिक्यूल जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ना, इसमें दोनों ही बॉन्ड बराबर 128 पिकोमीटर का, ये अंतर होता है अंदरूनी, है ना। यदि हम कोई डबल बॉन्ड बनाते हैं तो 121 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होना चाहिए। कोई हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो 148 पिकोमीटर, पिकोमीटर बराबर समझता है ना, 10⁻⁻12 मीटर। सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो 148 पिकोमीटर होने चाहिए। लेकिन रियली में जब जाके ओजोन मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं कि आखिर ओजोन होता कैसा है, तो दिखाई देता है कि ओजोन में मात्र 128 पिकोमीटर बॉन्ड है और दोनों ही बॉन्ड बराबर है। इसलिए साइंटिस्ट को ये कॉन्सेप्ट देना, ठीक है। तो अब बात होती है कि क्या सर पूरे केमिस्ट्री में सब मॉलिक्यूल के लिए ऐसा होगा? तो नहीं, सब मॉलिक्यूल के लिए ऐसा नहीं होगा। बहुत सारा मॉलिक्यूल था जिसका आप 2 फोटो कहां बना पाते थे। मीथेन का तो एक गो फोटो बनता है, कार्बन है और 4 गो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। दूसरा कोई फोटो बनता है क्या? दूसरा कोई फोटो बनता है मीथेन का? तो ढेर सारा मॉलिक्यूल केमिस्ट्री का ऐसा ही रहता है। ऐसा तो कुछ मॉलिक्यूल रहता है, वो कुछ मॉलिक्यूल के लिए पढ़ना है। कोई ऐसे बना देगा तो लुईस डॉट अलग हो गया क्या? सेमिन है क्या? तो बहुत सारे मॉलिक्यूल का हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल कर ही नहीं पाएंगे। जिस जिस का एक से ज्यादा पॉसिबल कर पाएंगे उसमें रिजोनेंस होता, ठीक है। जैसे ओजोन जितना का फॉर्मल चार्ज भी बताए हैं, वैसे वैसे मॉलिक्यूल जिसमें अलग कुछ कर सकते हैं हम स्ट्रक्चर को, वहीं वहीं पर सिर्फ रिजोनेंस दिखाई पड़ेगा, है ना। तो अब इस बात को, सारी बात को लिखना होगा। हाँ, एक प्रमाणिक तौर पे लिख देना, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है, और ये ओजोन का बॉन्ड लेंथ है। और वहीं वहीं जगह नहीं है, चिल्लर टाइप बनाया होगा तो जगह ये कहाँ हो। हाँ, कोई ऐसे बनाएगा ओजोन, ओजोन। अभी मैं कहाँ लिखेगा, पूरा आधा पेज इसको जगह देना। रेजोनेंस शुरू हुआ, नया शब्द था आपके डिक्शनरी का। पढ़े, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड। लेकिन ओजोन में क्या दिखाई देता है, जो ना सिंगल बॉन्ड के बराबर है, लेकिन एक चीज दिखाई देता है, जानते हो क्या? डबल बॉन्ड से बड़ा हो गया है और सिंगल बॉन्ड से छोटा हो गया। ऐसे लगता है बीच में आना चाहता है ना, 1.5 बॉन्ड के बराबर। तो है, ये है 1.5 बॉन्ड, है ना। 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड तो समझते ही थे,
अब डेढ़ बॉन्ड भी समझना है, एटम्स के बीच डेढ़ बॉन्ड भी होता है। क्या लिखना शुरू करेंगे, कहां से शुरू होगा फेनोमेनन बताओ, कब होगा ये शुरू? when more than one when more than one Lewis dot structure possible for the same molecule. These possible structure are called as canonical form of structure. है a new structure possible for these molecules which is hybrid of all canonical structure and known as, क्या बोलो, known as रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखो मेरे साथ रहोगे ना तो जो लिखेंगे तुमको पता रहेगा, अगल बगल वाले के साथ रहोगे तो कुछ पता नहीं रहेगा। हाँ, कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज, फेनोमेनन घटना कर्म को कहते हैं। द फेनोमेनन कॉल्ड एज रेजोनेंस phenomenon called as resonance। लिख दिए? लिख दिए? कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जो बना ये रियली में एग्जिस्ट करता है। तो दूसरा पॉइंट, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है ना? कौन रियली में एग्जिस्ट करेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर does not explain
all the properties of molecule and also does not exist in real. किताब में लिखा रहता है डज नॉट हैज रियल एग्जिस्टेंस, है ना, डज नॉट हैज रियल एग्जिस्टेंस, तो डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कलम को भी फोटो बनाने के लिए। ये एकदम वैसा ही है जैसे एकदम 20 तल्ला का नक्शा एक कागज पे बना दिए, अब कोई कहे आके रहो इसमें, है ना, तो बना हुआ तो सही है, 20 तल्ला बनेगा ऐसे ही, लेकिन अब उसमें रहेंगे कैसे, तो रहेंगे तो बिल्डिंग बनेगा तभी। तो यही बात है कि कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर आप कॉपी किताब पे बना लेते हैं, लेकिन ये सचमुच का होता नहीं है। बढ़े, the canonical form of a structure does not explain all the properties of molecule and also does not exist in real, does not has real existence, does not has real existence, लिख देने का मन ही कर रहा है, does not has real existence। अब देखो ये सब बात अभी शुरू हुआ है, ये जहां जहां ऐसा मॉलिक्यूल आएगा ना केमिस्ट्री में, वहां वहां रेजोनेंस की बातें करेंगे हम लोग कि रेजोनेंस हो रहा है इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। ये धरातल की बात आपको समझते रहना है कि रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वैसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। उसके एग्जाम्पल में एक प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्लेन अभी किए कि बॉन्ड लेंथ भाई डबल बॉन्ड का 121 पिकोमीटर था, सिंगल बॉन्ड का 148 पिकोमीटर था। दिस इज द प्रॉपर्टीज, है ना, डज नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। ऑल द प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज है बॉन्ड लेंथ, ना तो इसमें 148 पाया गया है और ना तो 121 पाया गया है, ये तो अलग ही एगो बॉन्ड लेंथ 128 पाया गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका एग्जाम्पल इन केस ऑफ ओजोन इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर, हाँ एक प्रॉपर्टीज का, इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखवाना जरूरी है ना, नोट्स पढ़िएगा तो मालूम चल भी नहीं करेगा। और चूंकि आप कागज कॉपी किताब उलटते हैं, जिस दिन केमिस्ट्री वाला क्लास रहता है उसी दिन, एक दो बच्चा अभी भी बैठल होगा जो केमिस्ट्री वाला कॉपी छोड़ के मैथ वाला ले आया होगा। कल शाम में मैथ गया होगा, आज भोरे मैथे वाला उठा के ले आया, लगा कॉपी छूट गया सर। तू लिखल रहेगा तभी ना कि सर क्या क्या बताए थे। In case of ozone, in canonical structure, there are oxygen double bond, oxygen double bond, which has bond length 121 picometer, while other oxygen single bond has bond length 148 picometer, but they really, but in real the bond length of ozone is 128 पिकोमीटर। ये एक केस स्टडी है कि ओजोन कौन सी प्रॉपर्टी को नहीं दिखा रहा है,
तो एक बात कह देंगे कि ओजोन में एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है जिसका बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर है, दूसरा सिंगल बॉन्ड है जिसका बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर है। लेकिन रियली में ओजोन का बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर है, तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। रेजोनेंस का एक कैरेक्टर भी यहां पे दिखाई पड़ रहा है, जहां जहां रेजोनेंस होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ ना डबल बॉन्ड से बढ़ जाएगा और सिंगल बॉन्ड से घट जाएगा। कहेगा रेजोनेंस से होता क्या है, बोले कोई इफेक्ट तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कभी भी रेजोनेंस यदि किसी मॉलिक्यूल में होता है तो उसका बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से बढ़ जाता है और सिंगल बॉन्ड से घट जाता है। ड्यू टू रेजोनेंस द bond length decreases from single bond but increases from double bond। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर of molecule present at lower energy and more stability than canonical form of a structure। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होती है कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर से। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, किससे? कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर से। अब मॉलिक्यूल में एनर्जी कहां से आता है? तो मॉलिक्यूल में दो एटम एक दूसरे के नजदीक आता है तो फोर्स लगता होगा तब ना नजदीक आता है। और एक नजदीक आता है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो फोर्स लगवे किया और वर्क डन डिस्प्लेसमेंट हुआ ही, तो वर्क डन हुआ कि नहीं? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन द एटम दे रिलीज एनर्जी और दे पोज एनर्जी, इसी वजह से बॉन्ड को एनर्जी होता है। ठीक है थोड़ा सा बात करना है अभी ना, अभी इतना लेके आए हैं यहां तक, इसको कल कैसे करेंगे? अब देखो एक बात, तुम लोग देखो ना, कुछ करना थोड़े पड़ रहा है। ये देखो एक तो ग्राफ बनाए, इसमें ग्राफ किसी किसी के बीच नहीं है, सिर्फ एनर्जी दिखाने के लिए। ये कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। और यहां पर एक एनर्जी है जिसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब देखो जी, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर मान लो 200 जूल पे है और ये मान लो 50 जूल पे। इसका मतलब है कि कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के एनर्जी में 150 जूल का अंतर है, या 150 जूल उससे कम पे है क्या? दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। the difference in energy of a structure of canonical form and a structure of resonance hybrid called as resonance energy।
और जितना ज्यादा कम पे ही चला जाता ना, उतना ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता। केमिस्ट्री में कहा जाता है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी कम तो मॉलिक्यूल ज्यादा अस्टेबल, मॉलिक्यूल की क्या कम तो अस्टेबल। एकदम तुम लोग की तरह, तुम्हारी एनर्जी कम रहेगी तो तुम एकदम रूम पे रह करके पढ़ाई करोगे, और जैसे ही पैकेट में 10-20 हजार रुपया कोई ठूस दिया, देखो कह रहा है मजा आ जाएगा, फिर क्या सोचना है, रूम पे दिखवे नहीं करेगा, है ना। कभी गांधी मैदान में, कभी सिनेपोलिस में, है ना। कभी ये खरीद के ला रहे हैं, कभी वो खरीद के ला रहे हैं। तो इसमें तुम्हारा स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें तुम्हारी स्टेबिलिटी नहीं है। एनर्जी कम हो जाएगा, पैकेट में 10-20 रुपया बचे ना, तो फिर क्या हुआ यार, कहाँ जाएंगे यार, छोड़ो, पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए ना आए हैं तो पढ़ाइए कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। स्टेबल हो गए, जितना कम एनर्जी पे आ गए आप स्टेबल हो गए, जितना ज्यादा ही पैकेट में एनर्जी होगा उतना ही आप अनस्टेबल होंगे। हो सकता है आप रिएक्टिव भी होने लगे, रिएक्टिव होने लगे कि बस एगो कुछ बोला, अरे तो अरे बोलेगा हमरा तो दिखाई देते हैं, रुक रुक लड़का बुलाते हैं, हमारे 20 को लड़का लेके आए, सबको समोसा वोसा खिलाए, चल अब देख लेते हैं कितना। देखिए रिएक्टिव हो गए, ज्यादा एनर्जी आया ना तो रिएक्टिव हो गए आप। मॉलिक्यूल के साथ भी वैसा ही होता है, मॉलिक्यूल के साथ भी वैसा ही होता है। मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर यदि ज्यादा एनर्जी पे है तो वो अनस्टेबल होगा, और यदि लो एनर्जी पे है तो स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस वाले में इस एनर्जी को जितना अमाउंट कम पे रहता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। द डिफरेंस इन एनर्जी in between canonical form of a structure and resonance and energy of resonance hybrid structure is called as resonance energy. More is the resonance energy, नहीं resonance energy रिलीज हुआ ना, more is the resonance energy released, more is the stability, more is the stability of resonance hybrid structure. जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी होगी, स्टेबिलिटी होगी, है ना। देखो यहाँ समझो, ये 200 जूल पे था और ये 50 जूल पे, तो 150 जूल एनर्जी क्या हुआ, माइनस लिखे हैं, इसीलिए जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना कम एनर्जी पे आ जाएगा, है ना। और यदि कम एनर्जी पे आया तो स्टेबल ज्यादा होगा। तो कहा जाता है हाइयर द रेजोनेंस एनर्जी हाइयर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, हाइयर द रेजोनेंस एनर्जी हाइयर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। चूंकि हाई रेजोनेंस एनर्जी में एनर्जी मॉलिक्यूल का क्या होगा, कम हो जाए। और ऐसे मॉलिक्यूल का सारा प्रॉपर्टी कौन एक्सप्लेन करेगा, कैनोनिकल तो कर नहीं रहा था, कौन करेगा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बस 2 मिनट और यार, थोड़ा लेट आ जाएंगे, फिर चिंता काहे करता है।
नहीं लिखे, लिखिए लिखिए। ऑल द प्रॉपर्टी एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखना है। बात हो गया। एक स्ट्रक्चर और ने बना दें CO3 2- का। हो गया, हो जाएगा ना, तो फिर इतना याद दिलाना पड़ेगा अगले दिन, तब जाके कोई बात कहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भूल भी तो जाते हो। all the properties, all the properties of molecule explained by कौन स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, है ना। ये वही बात कह रहा है कि वो बचवा जो एंग्लो इंडियन था ना, वही अपने फैमिली का पूरा कहानी कह देगा कि हमारे पापा जो थे इंडिया के थे और मम्मी जो थी इंग्लैंड की थी, तभी आप हमको देख रहे हैं एंग्लो इंडियन। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही सारी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। वन मोर एग्जांपल, CO3 2- हम बना देते हैं CO O-, एक बच्चा को बोले बनाने के लिए तो ये बनाया। देखो ये बीच में निशान पड़ता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। दूसरे बच्चा को देंगे, क्या बना के देगा, देख लो 1 मिनट में ही। और क्या करोगे, यही ना कि सर वो बनाया था वैसे हम बना के ला के दिए, ऐसे तो हमारी गलती है। हम बोले नहीं सही है भाई, डबल बॉन्ड उन्हें बना दे चाहे इन्हें बना दे। बोले सर हम तो न उन्हें बनाए न इन्हें बनाए, हम तो इन्हें डबल बॉन्ड बनाए, तो क्या गलती है। तो कार्बोनेट आयन का ये तीनों पॉसिबल स्ट्रक्चर है लुईस डॉट के हिसाब से। इस तीनों स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। अब पूछा जाएगा कि कोनो बॉन्ड इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बराबर होता है क्या, कहेंगे नहीं, सब में एक ही तरह का बॉन्ड होता है। एगो ऐसे दे देंगे, एगो ऐसे दे देंगे, एगो ऐसे दे देंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, आधा 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 नहीं, 0.3 बॉन्ड सबको बट जाएगा। CO3 और 2- कितना बढ़ जाएगा, एक बॉन्ड को कितना भाग में बांट दिए, बराबर कर देना होता है। रेजोनेंस में क्या करना है, सबको क्या कर देना होता है, बराबर कर देना होता है। बॉन्ड ऑर्डर लिखाता है 1.33। बोलेंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, तो कहिएगा ना सिंगल है ना डबल है। और आप सोच रहे होंगे 1.5 कहेंगे तो वो भी ना कहेंगे, ये बॉन्ड है 1.33, अरे एकदम 1.33 बॉन्ड है। और ओजोन में था 1.5, 1.5 था, लिख देना वहां कहीं पे ओजोन का स्ट्रक्चर के पास बॉन्ड ऑर्डर 1.5। है ना, ओजोन में बॉन्ड ऑर्डर 1.5। थोड़ा देर के बाद ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, घूम लीजिए आप लोग।